का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इसको हम और आगे बढ़ेंगे कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है और इस आधार पर विद्युतवाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जैसा कि हम पिछले टॉपिक में देख चुके हैं कि वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने 1820 में अपने प्रयोगों के आधार पर ज्ञात किया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस खोज से प्रभावित होकर माइकल फैराडे ने सोचा कि जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो निश्चित ही रूप से चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न हो जाना चाहिए। और उन्होंने एक चुंबक और साथ में एक कुंडली, इस कुंडली के सिरों पर उन्होंने एक धारामापी को जोड़ दिया। इसको हम कहेंगे धारा मापी। तो इस चुंबक और कुंडली को लेकर वैज्ञानिक फैराडे ने वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने कई घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक और वर्षों तक प्रयोग किए और जब लगभग 11 वर्षों पश्चात अर्थात 1831 तक भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली, तब उन्हें गुस्सा आ गया। और जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने इस चुंबक को इस कुंडली के ऊपर फेंक दिया। जैसे उन्होंने इस चुंबक को इस कुंडली के ऊपर फेंका तो उन्होंने देखा कि इस धारामापी में क्षणिक विक्षेप हुआ है और यही उनका प्रयोग था और यही घटना फिजिक्स के इतिहास में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानी जाती है। अब हम माइकल फैराडे के द्वारा किए गए प्रयोग को हम सिमुलेशन के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि हमारे पास में एक दंड चुंबक है या एक छड़ चुंबक है जिसके सामने हमने एक कुंडली को रखा है। यह कुंडली, जब भी कुंडली की बात आएगी या लूप की बात आएगी तो आप सभी इस बात को ध्यान रखेंगे कि कुंडली किसी चालक तार की बनी होती है और कुंडली जिस तार की बनी होती है उसके ऊपर किसी विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी हुई होती है। तो इस कुंडली के सिरों के मध्य हमने यहाँ पे एक धारामापी को जोड़ा है और धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हमने यहाँ पे और एक बल्ब को भी जोड़ा है। अब जब इस चुंबक को कुंडली के पास लाया जाता है या कुंडली से दूर ले जाया जाता है तो निम्नलिखित प्रेक्षण हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, हमने इस चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाया है। ये जैसे हम कुंडली के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि इस धारामापी में बाईं तरफ विक्षेप होता है, जिसकी इस परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता इस बात से लगता है कि ये जो बल्ब है ये जलना स्टार्ट हो जाता है। जब इस चुंबक के N ध्रुव को हम कुंडली से दूर ले जाते हैं तो विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। अब इस चुंबक के ध्रुवों को हम बदलते हैं, इसकी ध्रुवता को बदलते हैं। तो जब इस S ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो धारामापी में विक्षेप एक दिशा में और दूर ले जाते हैं तो विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि चुंबक के किसी भी ध्रुव को कुंडली के पास लाने पर विक्षेप एक दिशा में और दूर ले जाने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। अब जैसा कि अब इस चुंबक को हम यदि इस कुंडली के पास में अत्यंत धीरे धीरे लाते हैं या हमने इसके अंदर लाकर इसको रोक देते हैं या फिर हम दूर ले जाकर इसको रोक देते हैं, तब हम देखते हैं कि इस धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। अर्थात दूसरा जो प्रेक्षण है वो हम ये लिखेंगे कि इस चुंबक को रोक देने पर
इस चुंबक को कुंडली के पास लाकर किसी भी स्थान पर रोक देने पर इस धारामापी में विक्षेप का मान शून्य हो जाता है। हम अगला जो प्रेक्षण है वो ये लिखेंगे कि इस चुंबक को कुंडली के पास तेजी से लाने या तेजी से दूर ले जाने पर धारामापी में विक्षेप अधिक होता है। अगला हम देखते हैं कि यदि इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि इन फेरों की संख्या को हमने कम कर दिया। जब कुंडली में फेरों की संख्या को हम कम करते हैं तो धारामापी में विक्षेप का मान भी कम हो जाता है। वैसे ही जैसे हम यहाँ पे अधिक फेर वाली कुंडली के पास इस चुंबक को लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो विक्षेप का मान अधिक होता है। इसमें एक बात और याद रखना है कि यदि इस चुंबक को स्थिर रखकर इस कुंडली को भी हम इस चुंबक के नजदीक लाएंगे या दूर ले जाएंगे तब भी यही घटना घटित होगी। इस आधार पर वैज्ञानिक फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा दी कि जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक का मतलब इस चुंबक को हम कुंडली के पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे या इस कुंडली को चुंबक के पास लाएंगे और दूर ले जाएंगे, तो इस गति को हम कहेंगे आपेक्षिक गति। तो जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद है, जैसे हमने इसके सिरों के मध्य यहाँ पे एक धारामापी को जोड़ दिया है, तो यदि कुंडली बंद है तो इस कुंडली में विद्युत धारा बहने लगती, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और ये जो घटना होती है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें विद्युत धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्वेश्चन अब आता है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए एवं फैराडे के द्वितीय नियम के आधार पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फैराडे का जो प्रथम नियम था, प्रथम नियम ये था कि कोई परिपथ है और इस परिपथ से गुजरने वाली या उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है। ये चुंबकीय फ्लक्स का से तात्पर्य रहेगा उस परिपथ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, जैसा हम सिमुलेशन में देख रहे हैं कि चुंबक को हम नजदीक लाते हैं तो इस परिपथ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे इस चुंबक को दूर ले जाते हैं तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में कमी आ जाती है। तो जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसके कारण उस परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। और यह धारा तब तक प्रवाहित होती है, तब तक बहती जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अर्थात इस चुंबक को हम इस कुंडली के पास लाते हैं या इससे दूर ले जाते हैं। कहने का मतलब इनके मध्य आपेक्षिक गति होती है। यदि चुंबक को हम स्थिर रख देंगे, कुंडली को स्थिर रख देंगे, तो इस परिपथ से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, इस परिपथ में कोई भी विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण उस परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। और यह विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। अब फैराडे का जो द्वितीय नियम है, ये द्वितीय नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल
ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये फैराडे का द्वितीय नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब हम फैराडे के द्वितीय नियम के आधार पर इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक क्या माना कि किसी क्षण इस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स I1 है और t समय पश्चात इस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ϕ2 है। कहने का मतलब पहले गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या उसको हमने ϕ1 कह दिया, t समय पश्चात गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हमने ϕ2 कह दिया। तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यहाँ पर लिखेंगे कि तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो परिवर्तन निकालने के लिए हम अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं, तो अंतिम चुंबकीय फ्लक्स है ϕ2, तो ये हो जाएगा ϕ2 और प्रारंभिक तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे ϕ1, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ गया ϕ2 माइनस ϕ1। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो इसको लिखते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो जब भी दर निकालना होगा तो हम समय का भाग देंगे, तो किसमें समय का भाग देंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, तो इसको ϕ2 माइनस ϕ1 और भाग देंगे किसका, समय का, तो ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर बराबर ϕ2 माइनस ϕ1 अपॉन हो गया t। अब यहाँ पे लिखते कि अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से, यहाँ पे आपको लिखना है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से। तो द्वितीय नियम क्या होता है, तो ये हमने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते इसको दोबारा लिख देते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती किसके, तो इसको हम लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर की। तो विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे E समानुपाती चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर तो कितनी है, तो इसको यहाँ पे लिख देती है ϕ2 माइनस ϕ1 और अपॉन हो जाएगा t। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे E इक्वल, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, इसको हमने कह दिया k और यहाँ पे लिखते ϕ2 माइनस ϕ1 और अपॉन में t। जहां k एक नियतांक है और एसआई पद्धति में इसका मान 1 होता है और ऋण चिन्ह, ये ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पे हमको इसके एक स्थान पे 1 लिखना है, तो ये हो जाएगा E इक्वल माइनस और इसको लिख देंगे ϕ2 माइनस ϕ1 और अपॉन हो जाएगा t। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। यदि समयांतराल डेल टी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई है, तब समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, तो E पर हो जाएगा माइनस और ये डेल फाई अपॉन डेल टी, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यदि इस समयांतराल डेल टी का मान अत्यंत कम है, अब यदि समयांतराल डेल टी का मान अत्यंत कम है, तब अर्थात डेल टी टेंड्स टू 0, तब इस समीकरण 2 से तो E इक्वल इसको लिख देंगे लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी, और इसको अवकलन की परिभाषा से लिख सकते हैं हम E इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और यही प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए अभिष्ट
व्यंजक है। इससे स्पष्ट होता है यदि टी का मान कम है तो ई का मान अधिक होगा। अर्थात जब हम इस चुंबक को कुंडली के पास तेजी से ले जाते हैं या तेजी से दूर ले जाते हैं, जब हम तेजी से लाएंगे, तेजी से दूर ले जाएंगे, समय का मान कम होगा, ई का मान बढ़ जाएगा। कहने का मतलब इसमें विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाएगा।